सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज ग्राउंड वाटर एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है या ये जो चैप्टर है, इसको आप लोग बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ते हो। जैसे ये आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट बनता है एज अ सोर्सेज ऑफ वाटर। आप इसको सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हो ताकि आप वहाँ पर परमेबिलिटी कैलकुलेट कर सको सॉइल की। आप इसी चैप्टर को हाइड्रोलॉजी में भी पढ़ते हो एज अ चैप्टर टर्म्ड एज ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। इसका मतलब है कि तीनों जगह पे चैप्टर जो है आपका कॉमन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे वेटेज का चैप्टर है, आपको हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने ये जो टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, इसको मैंने प्लस क्लास में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिस्कस किया हुआ है इन द टॉपिक ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर। इसका मतलब है यहाँ पर जो मेरा काम होने वाला है बेसिकली ये है कि ग्राउंड से पानी को एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, उसको फर्दर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजो ताकि हमारा ये जो पानी है पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट हो सके, और इसको मैं अपने डे टू डे लाइफ के पर्पसेस के लिए यूज कर सकूँ। तो यहाँ पर मेरा टारगेट ये होता है। अब जब अपन इस पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड में से, तो हमें ग्राउंड के बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे पहले आपको ग्राउंड की जो प्रोफाइल होती है जहां से आप लोग पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसके बारे में सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए। तो इफ आई शो यू द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राउंड प्रोफाइल, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, जैसे आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, जितना भी हमारा ग्राउंड के अंदर आपको सारे पार्ट्स देखने को मिलते हैं, इसको मैंने आपको एक लाइन डायग्राम के फॉर्म में दिखाया हुआ है। अब अपन इसको समझते हैं कि ये कितने तरीकों से डिवाइड होता है और कहाँ से हमें पानी जो है वो मिल सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर, जो मेरा पूरा ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर है, इसको मैंने ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। जो मैंने इसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन करी है वो 2 पार्ट में करी है। सबसे पहले पार्ट को अपन बोलते हैं जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, और दूसरा पार्ट जो हमारा कहलाता है इसको अपन बोलते हैं जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। अब जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर समझाने के पहले मैं आपको यहाँ पर जोन ऑफ रॉक फ्लोएज के बारे में जानकारी देता हूँ। अब जोन ऑफ रॉक फ्लोएज जो होता है, इसमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं, ऑल दिस पार्टिकल्स आर सब्जेक्टेड टू अ टाइप ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसका मतलब है यहाँ पर एक तरह का आपको परमानेंट डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द ओवरबर्डन प्रेशर। तो इसका मतलब है कि इस पार्ट के ऊपर जितना भी पोर्शन आपको सॉइल का देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसको अपन बोलते हैं ओवरबर्डन प्रेशर। इसकी वजह से हमारे ये जो पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। ये एक वर्ज ऑफ फेलियर की क्राइटेरिया में यहाँ पर पहुंच जाता है। और अगर यहाँ पर परमानेंट डिफॉर्मेशन आई, इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर का ये पूरा ओवरबर्डन प्रेशर इसके ऊपर से हट भी जाएगा, तब भी आपको इसमें क्या मिलेगी, डिफॉर्मेशन मिलेगी, और ये अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल को कभी भी रीगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया है, इसमें मैंने ये पूरी जोन जो आपको बना के दिखाई है, ये बहुत ही छोटी सी बना के दिखाई है। क्यों ऐसा करके दिखाया? बिकॉज मेरे को इस जोन से उतना ज्यादा खास कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो ये जो हमारी जोन है, ये 10 to 50 किलोमीटर की रेंज तक फैली हुई होती है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर इस जोन से उतना मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है भैया? वाई इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी? यहाँ पर आपको पानी नहीं मिलता, क्योंकि हमारा काम क्या है कि आपको ग्राउंड में से पानी को एक्सट्रैक्ट करना है। ये वो जोन है जहां पर आपको एक मोल्टन स्टेट में फ्लूइड मिलता है, जिसको आप लोग बोलते हो लावा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप इसको तो एक्सट्रैक्ट करोगे नहीं अपने डेली लाइफ के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो भले ही ये जोन बहुत बड़ी होती है, बहुत ही वाइडली स्प्रेडेड होती है, लेकिन हमें ये जोन से उतना मतलब नहीं रहता। वी आर नॉट कंसर्न विद दिस जोन बिकॉज यहाँ पर पानी प्रेजेंट नहीं होता है। मुझे यहाँ पर अपने इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जोन चाहिए जहाँ पर पानी प्रेजेंट होता है। इसलिए zone of rock flowage, although it is being spread over a distance of 10 to 50 kilometers, it consists of a molten fluid that is termed as lava, and that is not having any engineering significance from treatment of water or supplying of water point of view। ठीक है, इसलिए हम लोग ये जोन के बारे में उतना बात नहीं करते। तो मैंने आपको ये जोन बहुत ही छोटी दी। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, अब आप देख सकते हो कि जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर को मैंने फर्दर 2 जोन्स में और क्लासिफाई किया। इसमें से अपन ने बोला हुआ है, एक हमारी जोन ऑफ सैचुरेशन है और एक हमारी जोन ऑफ एरेशन है। जोन ऑफ एरेशन को अपन वैडोस जोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 जोन मैंने आपको ब्रॉडली क्लासिफाई करके दिखाई। ठीक, अब इसमें भी अगर अपन डिटेल में बात करें,
तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि भैया जो जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर है ये कितने डिस्टेंस तक फैली हुई है। तो जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर इज स्प्रेडेड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 to 1000 मीटर। मतलब मैक्सिमम ये 1 किलोमीटर तक फैली हुई होती है ग्राउंड लेवल के नीचे। और ये जो डिस्टेंस मैंने आपको दिखाया था 10 to 50 किलोमीटर था, डिपेंडिंग अपॉन द टोपोग्राफी। कहने का मतलब है कि इसके सामने ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, लेकिन हमें जिस पॉइंट से कंसर्न है, हमें जहां से पानी मिल सकता है वो यही वाली जोन होती है। इसलिए मैंने ये जोन आपको काफी बड़ा और ब्रॉड तरीके से दिखाया। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जोन ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर जोन ऑफ सैचुरेशन के रिस्पेक्ट। अब ध्यान से बात सुनो। ये जो जोन है ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सॉइल तो प्रेजेंट होगा। इस जोन में आपको सॉइल तो मिलेगा, मतलब यहाँ भी सॉइल प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो सॉइल होता है, इस सॉइल के सारे वॉइड्स जो होते हैं ये पानी से फिल्ड होता है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि इस जोन में जो हमारा सॉइल प्रेजेंट है उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है, 100% है। मतलब दिस सॉइल इज 100% सैचुरेटेड, मतलब इसके सारे जो वॉइड्स हैं वो सब के सब पानी से फिल्ड। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड, अगर इसके पानी की मैं बात करूं, मतलब इसके वॉइड्स में जो आपको पानी दिख रहा है, अगर मैं उसकी प्रॉपर्टी की बात करूं, तो पानी हमारा ये वाला ऐसा होता है कि इस पानी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा होता है, इस पानी का खुद का वेट लग रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पानी के इस वेट को ओवरकम करवा लिया, अगर आपने पानी के इस वेट को ओवरकम करवा लिया, तो इस वाटर को आप अपने पर्पसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू ओवरकम द वेट ऑफ द वाटर बिफोर यूजिंग इट। ठीक है। अब क्योंकि इस पानी के ऊपर, मैं अभी ये पानी की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, इस पानी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसका खुद का वेट लग रहा होता है, इसलिए ऐसे वाटर को हम ग्रेविटी वाटर भी कहते हैं। ऐसे वाटर को हम लोग ग्रेविटी वाटर भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता अपार्ट फ्रॉम इट सेल्फ वेट, हम इसको फ्री वाटर भी बोलते हैं। हम इसको फ्री वाटर भी बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली बात है ये हमारे ग्राउंड का ही पार्ट है, तो इसको अपन ग्राउंड वाटर भी। नाउ यहाँ पर जो हमारा सॉइल होता है, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होती है, इसलिए ये जो पूरी जोन होती है, इस पूरी जोन को अपन जोन ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर जोन में अगर आपने पानी के वेट को ओवरकम कर लिया, आप डेफिनेटली यहां से पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं इस पानी के नेचर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द स्ट्रेस इन दिस पर्टिकुलर वाटर, तो बात ध्यान से समझना। देखो, तो लेट अस सपोज कि ये मेरी पूरी जोन है, यहाँ पर टूल्स अवेलेबल है क्या ड्रॉ करने के लिए? वो मैं देखता हूँ। राइटिंग बोर्ड, कैलेंडर, स्पॉटलाइट, टाइमर, स्क्रीनशॉट, ये टूल्स नहीं। ठीक है, मैं आपको फ्री हैंड से ही बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा जोन ऑफ सैचुरेशन, तो दिस इज माई जोन ऑफ सैचुरेशन। अब यहाँ पर मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ, इस पूरी जोन में हमारा सॉइल जो है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड है। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारा वाटर है उसके ऊपर उसके वेट के अलावा और कुछ नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, मैं एक लेयर बस आपको दिखा रहा हूं। देखो, पूरा यहाँ पर कंप्लीटली पानी अवेलेबल है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये वाला जो पार्टिकल है, इसके ऊपर इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अपना वेट एग्जर्ट कर रहे हैं। वैसे अगर मैं इस वाले पार्टिकल को देखूंगा तो इसके ऊपर ये वाला पार्टिकल वेट एग्जर्ट कर रहा है। इस वाले पार्टिकल को अगर मैं देखूंगा तो इसके ऊपर ये वाला पार्टिकल वेट एग्जर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हाइट एच तक मेरे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर एक कंप्रेसिव फील्ड ऑफ स्ट्रेसेस एक्ट करती है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को प्रेशर निकालना है कि इस वाले वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल कितना प्रेशर आ रहा है, वो आप निकाल सकते हो। तो इसके ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, ऊपर वाले सारे पार्टिकल्स का वेट, वेट ऑफ द वाटर, जो उस पूरे एरिया के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है। अब वेट को अपन लिख सकते हैं यूनिट वेट ऑफ द वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय एरिया। नाउ वॉल्यूम अपॉन एरिया को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर डेप्थ। इसका मतलब है टोटल प्रेशर विच इज ऑफ कंप्रेसिव नेचर दैट इज एक्टिंग ओवर द पार्टिकल एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच। इसी को अपन टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स जो होता है ये किस वजह से होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द वाटर, सेल्फ वेट ऑफ द वाटर। ये बात समझ में आती है? तो इसका मतलब है यहाँ पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं,
इसको आप समझने के तौर पे हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन भी बोल सकते हो। तो गामा डब्ल्यू तो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, मतलब हमारा फ्लूइड यहाँ पर पानी है, तो इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे जैसे यहाँ पर हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर प्रेशर भी बढ़ेगा। और ये बात आपको समझ में भी आ रही है, ये वाले फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर जो प्रेशर है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यहाँ पर आपको बना के दूं, तो इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा बनेगा? क्योंकि प्रेशर हाइट के लीनियरली प्रोपोर्शन है और जैसे हाइट बढ़ रही है प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब है ये कुछ इस तरीके से वेरिएशन शो करेगा। तो यहां पर हमारा इनिशियल लेवल है पानी का, और इस लाइन में जितने भी फ्लूइड पार्टिकल हैं इसके ऊपर और कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा? जीरो। और यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर एक्ट करेगा, दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू एच। इसको अपन टेक्निकली और क्या बोल सकते हैं? इसको अपन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल सकते हैं, या इसका नेचर आपको मैंने बताया कंप्रेसिव होता है, तो आप इसको हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन भी बोल सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। ठीक। अब ये जो हमारी जोन ऑफ सैचुरेशन है, ये किसका पार्ट है? ये जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर का पार्ट है। अब जोन ऑफ सैचुरेशन जो जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर का पार्ट होती है, ये इसका 90 से 95% कंट्रीब्यूट करती है। मतलब इस पूरी जोन का अगर मैं 90 से 95% निकालूंगा तो वो मेरी जोन ऑफ सैचुरेशन। ठीक है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर जोन से आप डेफिनेटली पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 100% सैचुरेशन मिलता है, तो यहाँ बस आपको पानी का जो वेट है उसी को बस ओवरकम करना। तो फ्रॉम हियर यू कैन एक्सट्रैक्ट द वाटर एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है। चलो, इसी जोन में अपन अगला बात करते हैं कैपिलरी वाटर जोन का। अब इस बात को समझना, अब ये वाली जोन में जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो हमारा पानी है, ठीक है, इसके ऊपर इसका सेल्फ वेट भी लग रहा है, मतलब पानी का सेल्फ वेट भी लग रहा है, और साथ में इसके ऊपर सरफेस टेंशन भी एक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आपको पानी को बाहर निकालना है तो आपको पानी के खुद के वेट के साथ साथ जो सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है इसको भी ओवरकम करना पड़ेगा। दैट ऑल्सो हैज टू बी ओवर। अब अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं तो सरफेस टेंशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? नाउ इफ आई टॉक अबाउट सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोहेजन भी आता है और साथ में यहाँ पर एडहेशन भी आता है। तो कोहेजन किसके किसके बीच में होगा? कोहेजन होगा यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, जो मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज कोहेजन फोर्स। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या? पानी। और एडेशन फोर्स किसके बीच में होगा? एडेशन फोर्स यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल के बीच में भी होगा और सॉइल पार्टिकल के बीच में भी होगा। इन दोनों को मिला के अपन सरफेस टेंशन, इन दोनों को मिला के अपन सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब सरफेस टेंशन जो है ये प्राइमरीली जो होती है ये कोहेजन की वजह से ही होती है, मतलब है तो दोनों के कारण से, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी जो उसका रीजन होता है दैट इज कोहेजन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारा पानी है, ठीक है, इस पानी के ऊपर इसका सेल्फ वेट भी एक्ट कर रहा है और इसके ऊपर सरफेस टेंशन भी एक्ट कर रही है। इसकी वजह से ये जो पानी होगा ये सरफेस के ऊपर हेल्ड तरीके से होगा, लटका हुआ। तो ये एक हेल्ड वाटर होता है। जैसे ये हमारा कैसा पानी था? ये वाला पानी हमारा कैसा था? फ्री वाटर। ये हमारा वाटर कैसा है? इट इज अ हेल्ड वाटर। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सरफेस टेंशन दिस वाटर इज टर्म्ड एज हेल्ड वाटर। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब सॉइल पार्टिकल और वाटर पार्टिकल के बीच में यहां पर आप देख सकते हो कि सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है इस इंटरफेस के ऊपर। इसका मतलब है कि अप टू अ सर्टेन हाइट, अप टू अ सर्टेन हाइट, ये मैंने आपको दिखाई है, जो ये जो हमारी सर्टेन हाइट है जहां पर पानी हमारा कैपिलरी एक्शन से राइज करके गया, तो कैपिलरिटी जो होती है ये भी सरफेस टेंशन की वजह से होती है। तो कैपिलरिटी इज अ फिनोमिना दैट इज आल्सो बीइंग ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी भी फ्लूइड जोन में आप एक पतली सी ट्यूब को इंसर्ट करते हो तो जो पानी की हाइट में आपको चेंज देखने को मिलता है, इस फिनोमिना को अपन कैपिलरिटी बोलते हैं। अब वो हाइट राइज भी कर सकती है, हाइट फॉल भी कर सकती है। यहाँ पर हमने जब देखा तो यहाँ पर हाइट राइज करके गई, तो यहाँ पर जो हाइट है वो राइज करके गई, मतलब सॉइल और वाटर के बीच में जो फोर्स है उस पानी को क्या कर रहा है? ऊपर खींच रहा है। इसलिए यहाँ पर ये हाइट क्या करगी? राइज करके। और क्योंकि यहाँ पर टेंसाइल फोर्सेस डेवलप होते हैं, अगर मैं कैपिलरी जोन के अंदर, ये मान लो मेरी कैपिलरी जोन, इस कैपिलरी जोन के अंदर अगर मैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर आपको टेंशन देखने को मिलेगी। जैसा अगर अपन ने इसको पॉजिटिव बोला हुआ है तो टेंशन को अपन नेगेटिव। तो ये वो हाइट है जहां पर आपको कैपिलरिटी एक्शन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ सॉइल एंड वाटर। ठीक है।
इसके नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे आपकी कौन सी जोन है, ग्राउंड वाटर की जोन है। यहाँ पर तो कंप्रेसिव फील्ड ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ जो पानी है दैट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फील्ड ऑफ फोर्सेस ऑल्सो, इसलिए ये जो पानी होता है ये हेल्ड वाटर होता है, इसको डायरेक्टली आप लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। नाउ बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन ये पानी राइज करके यहाँ पर आ गया, तो ये भी जो हमारी पूरी जोन होती है, इस जोन में भी आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 मिलता है। 100% सैचुरेटेड, मतलब आप यहाँ से भी पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, पर यहाँ से पानी को एक्सट्रैक्ट करना उतना आसान नहीं। सो दिस वाटर कैन नॉट बी इजिली एक्सट्रैक्टेड, डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपको वेट ऑफ द वाटर के अलावा आपको यहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्सेस को भी ओवरकम करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड, अगर मैं नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर से या नॉर्मल वाटर जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, अगर उस पानी से इसकी प्रॉपर्टी को कंपेयर करूंगा, तो कैपिलरी वाटर जोन में जो पानी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है नॉर्मल वाटर से, उसमें विस्कोसिटी भी आपको ज्यादा मिलती है। इसका मतलब ये पानी आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते अपने डेली पर्पसेस। ये बात क्लियर हो रही है? तो अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से हमें ये देखने को मिला कि पूरे ग्राउंड के अंदर हम यहाँ पर जोन ऑफ सैचुरेशन में से पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक इंटरमीडिएट वाटर जोन भी आती है, जहां पर भी आपको सॉइल जो है वो 100% सैचुरेटेड नहीं मिलता, जहां पर आपको सॉइल लेस देन 100% सैचुरेटेड मिलता है, और ये भी पार्शियली जो सैचुरेट हुआ है ये भी कैपिलरी एक्शन से। तो in this zone also the particular soil is partially saturated because of the capillary action। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से इस जोन में भी जो हमारा सॉइल है वो पार्शियली जो है वो सैचुरेटेड है। कहने का मतलब है अगर ये पार्शियली सैचुरेटेड है तब तो किसी भी हालत में आप यहाँ से पानी नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये आपकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन बनते हैं आपके पास, लेकिन इन दोनों में भी मैंने आपको ये बताया कि हम ग्राउंड वाटर जोन यानी ग्रेविटी वाटर जोन या जोन ऑफ सैचुरेशन में से पानी को बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये रहता है कि पानी को निकालना आसान है, बस पानी के वेट को ओवरकम करना है। दूसरा, ये हमारे नॉर्मल वाटर की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई भी करता है। कैपिलरी वाटर जोन ऑल दो 100% सैचुरेटेड है, पर ये पानी हेल्ड वाटर है, इसको निकालने में डिफिकल्टीज आती है, और इसकी विस्कोसिटी और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर जो हम यूज करते हैं उससे क्या रहता है, कंपेरेटिवली ज्यादा। ठीक है, तो यहां से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप पानी एक्सट्रैक्ट करो। नेक्स्ट, जो सबसे ऊपर आपको जोन दिख रही है इसको अपन बोलते हैं सॉइल एंड रूट मॉइस्चर, सॉइल एंड रूट मॉइस्चर, इसको अपन सॉइल एंड रूट वाटर जोन भी बोल सकते हैं। तो ये तो वो जोन होती है जहां पर हमारे जो प्लांट्स रहते हैं उनकी रूट्स पेनिट्रेट करती है। तो यहाँ तो आपको खुद पानी देना पड़ता है, जिसको अपन इरिगेशन में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इस पूरी जोन का जो डिस्कशन होता है ये आपने इरिगेशन में किया हुआ। यहाँ तो हमें खुद पानी सप्लाई करना, तो यहाँ से तो पानी एक्सट्रैक्ट करने की बात तो बहुत दूर की। तो हमारा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि वी एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम, कहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम जोन ऑफ सैचुरेशन। और जोन ऑफ सैचुरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 रहती है, और पानी के ऊपर सिर्फ क्या लग रहा होता है? उसका खुद का वेट लग रहा है। एंड ईच एंड एवरी वाटर मॉलिक्यूल आर सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक कंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली कंक्लूजन निकल के आता है। तो चलो, अब मैं अगर आपको कुछ और प्रॉपर्टीज की भी बात करूँ, अब ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि हमें पानी कहाँ से निकालना है। अब इसके बाद अगर अपन यहाँ पर डिस्कस करें तो हमें यहाँ पर और भी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे पोरोसिटी। अब पोरोसिटी क्या होती है? सॉइल की प्रॉपर्टी होती है। तो पोरोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। इसको मैथमेटिकली आप कैसे डिफाइन करते हो? दैट दिस इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पोरोसिटी परसेंटेज में मिल जाएगा। पोरोसिटी का अगर मैं प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखूं तो क्या होता है? पोरोसिटी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपको वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बता। सो दिस इंडिकेट्स अबाउट द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कितना पानी सॉइल अपने वॉइड्स में स्टोर कर सकता है, इसको बताती है पोरोसिटी। ठीक है, अब पोरोसिटी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पे डिपेंडेंट होती है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ वॉइड्स पे डिपेंडेंट, तो हमारे गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे उतना ज्यादा आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैसे डिफाइन करते हो? वॉल्यूम ऑफ द वॉइड ऑफ सिंगल वॉइड मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा। इसका मतलब है कि पोरोसिटी जो आपको फाइन ग्रेन सॉइल में मिलती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। सेम आप वॉइड रेशियो के लिए भी डिफाइन कर सकते हो।
ठीक है। तो हाईली पोरस सॉइल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे होता है फाइन सैंड। ठीक। अगेन जो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, इसको अपन बोलते हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी इसको अपन डिनोट करते हैं बाय सिंबल ऑफ ई। अब परमेबिलिटी का मतलब होता है ये सॉइल की वो प्रॉपर्टी होती है जो आराम से पानी का फ्लो करवाती है, विच परमिट्स द फ्लो ऑफ द वाटर। मतलब देखा जाए तो परमेबिलिटी फ्रिक्शन का ऑपोजिट है, सॉइल के फ्रिक्शन का ऑपोजिट है। क्योंकि यहाँ पर पानी आराम से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, कम। तो परमेबिलिटी इज ऑपोजिट ऑफ द सॉइल फ्रिक्शन। ठीक। अब पानी फ्लो कर पाएगा कि नहीं फ्लो कर पाएगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे सॉइल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैसा है। ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है ये फर्दर डिपेंड करता है साइज ऑफ द पार्टिकल के ऊपर। अब जितना ज्यादा हमारा बड़ा पार्टिकल का साइज होगा उतना ज्यादा यहाँ पर आपको वॉइड्स का भी साइज मिलेगा। तो if more is the size of the particle, more will be the size of the voids, and hence lesser will be the specific surface area। और सरफेस एरिया अगर यहाँ पर कम मिलेगा तो इसका मतलब है कि पानी आराम से फ्लो करेगा। तो ये नंबर ऑफ वॉइड्स पे डिपेंडेंट था, ये साइज ऑफ द वॉइड्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपको साइज ऑफ द वॉइड ज्यादा देखने को मिलता है तो आपको परमेबिलिटी भी क्या मिलेगी, परमेबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी। और साइज ऑफ द वॉइड्स किनका ज्यादा होता है, कोर्स ग्रेन्स। इसका मतलब है कोर्स ग्रेन सॉइल की जो परमेबिलिटी होती है ये फाइन ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो परमेबिलिटी ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल इज मोर देन परमेबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है। अब जोन ऑफ सैचुरेशन जो है हमारा, पूरी बात सुनना ध्यान से, जो जोन ऑफ सैचुरेशन है जहां से पानी आप एक्सट्रैक्ट करोगे, वहां पर रिक्वायरमेंट ये होती है कि भैया पोरोसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए और परमेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो परमेबिलिटी आपको क्या बताती है, फ्लो एबिलिटी बताती है, फ्लो एबिलिटी ऑफ वाटर। अब पानी ज्यादा भी होना चाहिए, क्यों ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें आगे भेजना है पानी ट्रीटमेंट प्लांट में। तो इसका मतलब है जोन ऑफ सैचुरेशन में पोरोसिटी क्या होनी चाहिए, जोन ऑफ सैचुरेशन में पोरोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। जोन ऑफ सैचुरेशन में पानी आराम से फ्लो करना चाहिए, तभी तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। मतलब जोन ऑफ सैचुरेशन में परमेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। अब आप चेक करो, फाइन ग्रेन सॉइल की पोरोसिटी ज्यादा होती है और कोर्स ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि जोन ऑफ सैचुरेशन में कैसा सॉइल होना चाहिए, जोन ऑफ सैचुरेशन में जो आपका सॉइल होना चाहिए दैट शुड बी फाइन सैंड। सैंड मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल है, मतलब इसमें आपको परमेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। और ये फाइन है, इसका मतलब यहाँ पर आपको पोरोसिटी ज्यादा मिलेगी। या फिर कोर्स सिल्ट। अब सिल्ट एक फाइन ग्रेन सॉइल होता है, इसका मतलब यहाँ पर पोरोसिटी ज्यादा मिलेगी आपको। और कोर्स है, इसका मतलब इसके वॉइड्स का साइज बड़ा है, मतलब यहाँ पर परमेबिलिटी भी ज्यादा मिलेगी। इसलिए जोन ऑफ सैचुरेशन में अगर ये सॉइल होगा तो ये प्रेफरेबल। ठीक है। बाकी मैथमेटिकल आप यहाँ पर ये भी पढ़ते हो, डार्सीज लॉ। तो डार्सीज लॉ क्या बोलता है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन विच इज इक्वल टू हेड लॉस ड्यूरिंग द फ्लो पर यूनिट सीपेज लेंथ ऑफ द सॉइल। अब हमें भी मालूम है कि अगर यह हमारा सॉइल है, यह हमारा सॉइल है, ठीक है, इसमें जो पानी फ्लो करेगा वो ऑब्वियस सी बात है इसके वॉइड्स के थ्रू फ्लो करेगा। तो ये जो पूरी लेंथ है, ये लेंथ आपको कंसिडर करनी चाहिए जब आप यहाँ पर हेड लॉस निकालते हो, यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालते हो। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलने में, ये आपको मैंने पाथ दिखाया है इसका, कितना हेड लॉस हुआ उसको निकाल लीजिए और ये लेंथ निकाल लीजिए, दिस कंप्लीट लेंथ, ये हमारी कहलाती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। पर हमें भी मालूम है ये लेंथ निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लेंथ ऑफ द सॉइल के बराबर अज्यूम कर। इसका मतलब ये हुआ कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना हेड लॉस हुआ पानी का, इसको आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिक। ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास लगाता हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ मास लगा सकते हो। तो जितना पानी एंटर किया उतना पानी बाहर जाएगा, चाहे आप कहीं से भी इसको मेजर कर लो। तो एरिया इनटू वेलोसिटी, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मास यानी डिस्चार्ज। दिस विल बी इक्वल टू एरिया इतने पोर्शन का, और इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो पानी की वेलोसिटी है इसको अपन बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी, इसको अपन बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी होती है ये हमारी कहलाती है एवरेज वेलोसिटी या डिस्चार्ज वेलोसिटी या सुपरफिशियल वेलोसिटी।
जिसको आप डार्सीज लॉ को डिफाइन करने के लिए यूज करते हो। ठीक, तो यहां से अगर मैं सीपेज वेलोसिटी निकालूं तो दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी बाय एरिया ऑफ वाटर। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर मैंने दोनों साइड पे लेंथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई चेंज नहीं आएगा एक्सप्रेशन में, लेकिन बेनिफिट मिलेगा मुझे, ये मेरे को वॉल्यूम के टर्म्स में आंसर बता देगा, इनटू एवरेज वेलोसिटी, इनटू एवरेज वेलोसिटी। अगेन अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को, तब भी इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहां से देखो मेरा काम कितना आसान हो गया, जो मेरी सीपेज वेलोसिटी है ये मुझे किसके बराबर मिली, डिस्चार्ज वेलोसिटी। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब वॉइड्स में कितना पानी फिल्ड है, ये हमें बताता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि सीपेज वेलोसिटी जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है दैट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बाय ईटा इनटू एस। ये रिलेशन मिल गई मुझे यहाँ से। अब मुझे पता है कि मैं जिस जोन से पानी बाहर निकालता हूँ उस जोन में जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है दैट इज 100% फॉर जोन ऑफ सैचुरेशन। तो यहाँ से आपको सीपेज वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी का एक रिलेशन भी मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस बताता हूँ ग्राउंड। सर्टेन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस कैन बी डिस्कस्ड और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सबसे पहली जियोलॉजिकल फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ इसको अपन बोलते हैं एक्वीक्लूट। फर्स्ट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अब ये ऐसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसमें जो सॉइल होता है वो हाईली पोरस होता है। हाईली पोरस मतलब पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे वाटर को स्टोर कर सकता है, लेकिन इम्परमिएबल होता है। मतलब पानी स्टोर तो कर सकता है लेकिन पानी देगा नहीं आप, तो ये हमारे किसी काम का नहीं हो। ये जोन ऑफ सैचुरेशन के अंदर होती है सब चीज। ठीक है, इसका एग्जांपल दूं अगर मैं तो क्ले, इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि आप यहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे, पानी रहेगा बहुत लेकिन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, वॉइड्स का साइज बहुत छोटा है। नेक्स्ट ऑफ द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज, अब एक्वीफ्यूज एक ऐसी फॉर्मेशन होती है, एक्वीफ्यूज एक ऐसी फॉर्मेशन होती है जिसके पास नीदर पोरोसिटी होती है ना पोरोसिटी होती है ना परमेबिलिटी। इसका मतलब है कि इसके पास वॉइड्स ही नहीं होते, पोरोसिटी नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है भैया, पानी को स्टोर भी नहीं कर सकता, पानी को ईल्ड भी नहीं कर सकता, मतलब इसके पास वॉइड्स ही नहीं है, तो वॉइड जीरो। इसका एग्जांपल दूं अगर मैं तो रॉक्स। रॉक्स एक टू फेज सिस्टम होता है, सॉरी रॉक एक सिंगल फेज सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ आपको सॉलिड्स देखने को मिलता है। तो कम से कम हमारा जो सॉइल है इट शुड बी अ टू फेज सिस्टम, तो उसमें वॉइड्स भी मिलने चाहिए, उसमें आपको सॉलिड भी मिलने चाहिए। पर रॉक में आपको कोई वॉइड नहीं मिलता, सिंगल फेज सिस्टम। तो ये भी हमारे किसी भी काम का नहीं है, कोई इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एक्वीटार्ड। सो थर्ड वी हैव इज एक्वीटार्ड। अब अगर मैं एक्वीटार्ड की बात करूं तो ये भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसमें पोरोसिटी होती है, जिसमें पोरोसिटी होती है, पोरोसिटी होती है पर परमेबिलिटी बहुत कम होती है। परमेबिलिटी भी होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो इसका एग्जांपल दूं अगर मैं तो सैंडी क्ले, मतलब ये भी मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि पोरोसिटी है, पानी स्टोर किया हुआ है, लेकिन इसकी पोरोसिटी एक्वीक्लूट से कम है, इसकी परमेबिलिटी एक्वीक्लूट से ज्यादा है। लेकिन क्या मतलब, पोरोसिटी तो बहुत कम है मतलब बहुत कम पानी स्टोर कर पाएगा, और परमेबिलिटी कम है मतलब कम पानी देगा।
तो पानी स्टोर भी कम करेगा, पानी कम देगा भी, तो इसका मतलब ये भी हमारे किसी काम का नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारी जो चौथी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है इसको अपन बोलते हैं एक्वीफर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एक्वीफर, एक्वीफर में आपको पोरोसिटी भी अच्छी मिलेगी, पोरोसिटी भी अच्छी है और परमेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, हाईली परमेबल, हाईली परमेबल। तो दीज आर हाईली परमेबल। ठीक। अब अगर मैं यहां पर कंपेयर करूं, इफ आई कंपेयर कि मेरे को जहां से पानी एक्सट्रैक्ट करना है जोन ऑफ सैचुरेशन, आप इन चारों जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से कौन सी फॉर्मेशन प्रेफर करोगे? आप प्रेफर करोगे एक्वीफर, एक्वीफर प्रेफर करोगे। क्यों एक्वीफर प्रेफर करोगे? क्योंकि एक्वीफर में पोरोसिटी भी है, मतलब सफिशिएंट पानी स्टोर भी कर सकता है, और परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब यहां पर आपको ये पानी देगा। इसके एग्जांपल अभी आपको बताया था मैंने। तो एक्वीफर के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा? फाइन सैंड, कोर्स सैंड। तो अगर मैं चारों को कंक्लूड करूं तो मेरे को पानी यहां से मिलेगा। भले ये मैं प्रिफर करूंगा कि जोन ऑफ सैचुरेशन में एक्वीफर होगा और वहीं से मैं पानी को एक्सट्रैक्ट करूँ। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरे चारों जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में मैक्सिमम पोरोसिटी मुझे किस में मिल रही है? तो मैक्सिमम पोरोसिटी मेरे को दे रहा है एक्वीक्लूड, और मैक्सिमम परमेबिलिटी कौन दे रहा है? एक्वीफर। तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो इस बात। तो एक्वीक्लूड एक्वीक्लूड मैक्सिमम पोरोसिटी और एक्वीफर मैक्सिमम परमेबिलिटी। ठीक है। एक्वीफ्यूज की अगर मैं बात करूं, ना पोरोसिटी ना परमेबिलिटी, ना पोरोसिटी ना परमेबिलिटी। तो हमें जोन ऑफ सैचुरेशन में अगर एक्वीफर मिल गया, हम यहां से पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर अवर डे टू डे लाइफ। क्लियर सबको बात यहां तक? ठीक, चलो। तो इसका मतलब है कि मेरे काम की जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है वो है एक्वीफर। अब एक्वीफर जो होते हैं फर्दर अलग अलग टाइप के होते हैं। एक को अपन बोलते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर, और एक को अपन बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक सेमी कन्फाइंड एक्वीफर भी होता है, पर्ज्ड एक्वीफर भी होता है, नाम तो मैं बता ही देता हूँ, जैसे पर्ज्ड एक्वीफर। इसके अलावा हमारे पास एक सेमी कन्फाइंड एक्वीफर भी होता है, सेमी कन्फाइंड एक्वीफर भी होता है। ये भी आपके एक्वीफर के पार्ट होते हैं। अब इनका मीनिंग क्या होता है इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी बस मैंने आपको ग्राउंड वाटर का कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया, फिर आपको ये बताया कि ग्राउंड वाटर में कहाँ से आप पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जिसको अपन जोन ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। जोन ऑफ सैचुरेशन जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर का पार्ट होती है। ठीक है। वहां से आप पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसमें भी हम जोन ऑफ सैचुरेशन के अंदर एक्वीफर से पानी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक्वीफर जो होता है परमेबल भी होता है, पोरस भी होता है। ठीक है। अब चार तरह के एक्वीफर है, और इन एक्वीफर्स के लिए जो अलग अलग थ्योरीज अवेलेबल है हमारे पास, वो मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। तो अभी सेशन अगर मैं लंबा कर दूंगा ज़्यादा तो आप लोग पूरा वीडियो देखोगे नहीं, इसलिए अभी तक इतना ही बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका मैं सेकंड पार्ट